जब जो है वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो वो खत्म हो जाता है। अच्छा, अब ये कितने तरीकों से हो सकता? परफॉर्मेंस यानी जिसकी जो जो जिम्मेदारी थी वो अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, बात खत्म हो गई। म्यूचुअल कॉन्सेंट यानी एक दूसरे से मिल बैठ के आप तय कर लें कि यार अब हम मजीद इसको लेके चलना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं, रिसाइन करना चाहते हैं, वट। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने आपको बताया था कि यानी अगर सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाए, मतलब आपने एक कोई ऐसी एक रेयर पेंटिंग है, आर्टिफैक्ट है जो आपने बेचना है, वो आर्टिफैक्ट ही तबाह हो जाए तो फिर आप क्या बेचेंगे? ठीक है, वो एक पर्टिकुलर उसके लिए था। या आपने लियोनार्डो डा विंची से एग्रीमेंट किया कि मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओ, डा विंची ही मर गया, तो अब जब वो एक पर्टिकुलर काम है वो अब इम्पॉसिबल हो गया कि कोई करे, तो वो अब दोबारा नहीं हो सकेगा। अच्छा, लैप्स ऑफ टाइम, मैंने आपको बताया कि अगर आप एक चीज कह देते हैं कि यार ये इतने अरसे तक करनी है और उसमें कोई फोर्स मेजोर या दूसरे बंदे की कोई नेग्लिजेंस इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर बाय लैप्स ऑफ टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि रिटेनरशिप एग्रीमेंट होता है लॉयर्स का या कंसल्टेंट्स का, तो वो होता है कि जनाब 1 साल तक रिटेनरशिप एग्रीमेंट है। या आपकी रेंटल एग्रीमेंट की मिसाल ले लें कि 11 महीने के लिए रेंटल एग्रीमेंट होता है, तो जब 11 महीने पूरे होते हैं तो रेंटल एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, फिर उसे रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, तो बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, कि लॉ में ऐसी चेंज आ गई, लॉ ने ऐसी चीज कर दी कि जिसकी वजह से वो खत्म हो गया। और बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी जब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया जाए। ठीक है, सो इन तमाम सूरतों में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है या क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। डिस्चार्ज क्या होता है? इट्स अ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, यानी दो पार्टीज के दरमियान जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे इसी तरह जब दो पार्टीज के दरमियान म्यूचुअल कॉन्सेंट से उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया जाए या परफॉर्म कर दिया जाए, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी फुलफिल कर दी जाए, या चीज इम्पॉसिबल हो जाए करना, या लैप्स ऑफ टाइम हो, ऑपरेशन ऑफ लॉ हो या ब्रीच हो, इन तमाम सूरतों में ठीक है, इन तमाम सूरतों में क्या होगा, जो है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मुक जाएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस से कैसे खत्म होगा? अब परफॉर्मेंस किस किसने करनी है? दो पार्टीज हैं, हर एक ने अपने पार्ट की परफॉर्मेंस करनी है। मतलब मैंने अगर पेंसिल देनी है, इनको बेचनी है कि ये 25,000 रुपए की पेंसिल ले रहे हैं और वो एग्री कर रहे हैं कि मैंने खरीदनी है, तो उन्होंने पैसे देने हैं, मैंने पेंसिल देनी है, मैं पेंसिल दे दूंगा, वो पैसे दे देंगे, दोनों की पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो पूरी हो गई। अच्छा, एक बात याद रखिए, जब हम एजेंसी पढ़ेंगे तो एजेंट के अंदर जो जो काम प्रिंसिपल कर सकता है वही वही काम एजेंट भी कर सकता है। ठीक है, एजेंट का मतलब क्या होता है? जब आप खुद किसी जगह पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते या जब आप खुद कहीं नहीं जाना चाहते, तो आप अपना नुमाइंदा बनाकर किसी को भेजते हैं। वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू भी हो सकता है और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू भी हो सकता है। जो स्पेसिफिक या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए होती है, और जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जो एजेंट अपॉइंट हुआ होता है। अच्छा, परफॉर्मेंस जो है, तो जनाब बात हो रही थी कि हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस। तो इसमें बात बड़ी क्लियर है कि देखें,
या सिंगल प्रॉमिस होगा या रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होंगे। सिंगल प्रॉमिस क्या होता है कि मैंने फ़र्ज़ कीजिए आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको 1000 रुपया दूंगा। नाउ आई एम द प्रॉमिसर एंड यू आर द प्रॉमिसी। तो प्रॉमिसी जो है वो डिमांड कर सकता है कि प्रॉमिस को जो है वो पूरा किया जाए। सो इट इज़ द प्रॉमिसी हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। अब यहाँ दूसरा सवाल आ जाता है, अगर रेसिप्रोकल हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा मुझे घर बना के दें तो मैं आपको पेमेंट करूँगा, तो जब तक आप अपना प्रॉमिस डिस्चार्ज नहीं करते तो मुझे भी ज़रूरत नहीं है अपना प्रॉमिस डिस्चार्ज करने की। ये नहीं होगा कि आप घर नहीं बना रहे मेरा और आप कहें कि जी चूँकि पेमेंट के लिए मैं प्रॉमिसी हूँ तो ये पेमेंट करें, तो इनको कहा जाए तो वो बाय लॉ आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि पहले आपको अपना प्रॉमिस डिस्चार्ज करना था और उसके बाद आप मुझसे जो है मेरे प्रॉमिस के बारे में जो है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में सवाल कर सकते थे। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर अब एक चीज क्या आ जाती है, एक चीज और है, मैंने घर बेचा, ठीक है, अब मैंने फर्ज कीजिए XYZ को किसी को घर बेचा, XYZ ने मुझे 50% पेमेंट की और XYZ फौत हो गया, ठीक है, तो अब पेमेंट कौन करेगा? लीगल एयर्स, ठीक है, लीगल एयर्स कहलाते हैं ना, तो वो पे करेगा। अच्छा, उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कह लो, लीगल एयर्स भी कह लो, ठीक हो गया। तो यहां तक अगर किसी को बात समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, तो फिर साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फिर आप परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए लिटिगेशन कर सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं, फिर आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, किसी भी किस्म का हो सकता है, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक आदमी है, उसने मुझसे घर रेंट पे लिया, उसने रेंट पे करना था, पूरे अरसे रहा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसके बच्चे या बीवी हैं वो जिम्मेदार हैं कि वो मुझे जो है रेंट पे करे। ये तो नहीं होगा कि वो मर गया तो रेंट भी मर गया वो। हाँ, देखिए, ना होना एक और चीज है, लेकिन ना होने का मतलब लॉ लॉ में ना एक चीज, देयर इज डॉक्ट्राइन ऑफ हार्डशिप जो है ना, वो फिजिकल मैटर्स में नहीं लगती नॉर्मली, ठीक है, अनलेस कि आप किसी चीज को एक्सप्रोप्रिएटरी साबित कर दें, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्डशिप जो है वो नहीं लगती। अब यहाँ पे ये अगर एक आदमी मर गया और उसने मेरे पैसे देने थे, तो सामने वाला जो है वो या उसकी औलाद, अनलेस के वो बैंक करप्ट डिक्लेयर हो जाए, ठीक है, वो जिम्मेदार हैं, या तो इधर दे हैव टू फाइल फॉर बैंक करप्सी कि भाई हम नहीं दे सकते, ठीक है ना, अदरवाइज अगर बैंक करप्ट होंगे तो फिर बहुत सारे काम वो नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी प्रॉमिस डिमांड नहीं कर सकती, प्रॉमिस की जो परफॉर्मेंस है वो थर्ड पार्टी डिमांड नहीं कर सकती, वो सिर्फ प्रॉमिसर ही कर सकता है या उसके लीगल एयर्स कर सकते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? अच्छा, generally a contract should be performed as under promisor. A contract must be performed by the promisor himself. In case of contract involving the personal skill or task, the promisor himself must perform the contract. In case of death or disablement of the promisor, the contract will be discharged. अभी मैंने आपको एक मिसाल बताई थी, बताएं कौन सी थी, कि जिसमें अगर प्रॉमिसर डिसेबल या डिस्चार्ज जो है डेथ हो जाए तो जो आपका एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है। अभी बताई थी हैं? नहीं, बताएं क्या बताई थी? अगर आप आज अगर आप सादकैन से कहें कि मेरे लिए एक पेंटिंग बना दो और सादकैन जिंदा हो, अब वो एग्री कर ले, पैसे भी ले ले,
लेकिन पेंटिंग बनाने से पहले सादकैन फौत हो जाए तो क्या सादकैन की जगह कोई सादकैन जैसी पेंटिंग बना सकता है? नहीं, वो एक पर्टिकुलर स्किल है जो सादकैन के पास है, वो नहीं बना सकता कोई भी। तो जब वो गया तो कॉन्ट्रैक्ट भी गया, अब उसके लीगल एयर्स को पैसे वापस करने पड़ेंगे। हाँ, पैसे वापस करने, ठीक है। एजेंट, अच्छा अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को अपना एजेंट अपॉइंट करता हूँ कि यार तुम मेरी जगह पे, ये मैं, मेरी कंपनी टीवी बनाती है तो तुम मेरी कंपनी के टीवी बेचोगे, डिस्प्ले डिवाइसेस। अब वो बंदा जो है वो मेरी जगह पे डिस्प्ले डिवाइसेस बेच रहा है, तो जिस हद तक मैं रिस्पॉन्सिबल हो सकता था उस गारंटी के थ्रू, उस चीज के थ्रू, उतना ही मेरा एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अच्छा अब सूरत हाल ये है कि जहां पर कोई पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, जहां पर कोई पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई यूनिक स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे मेरा एजेंट भी मेरी जगह पे चीजों को परफॉर्म कर सकता है। मसलन मैंने एक घर खरीदा, मैंने कहा कि मेरी जगह जाके मेरा एजेंट जिसको मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है वो साइन करेगा और आपको पेमेंट भी करेगा, तो वो जाके साइन भी करेगा और पेमेंट भी करेगा, क्योंकि इसमें कोई पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसने सोशल मीडिया यूज करना हो तो उसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, ठीक है। सोशल मीडिया, हाँ वो नजर आ रहा है मुझे, लेकिन अपलोडिंग के लिए नहीं, अपलोडिंग डाउनलोडिंग के लिए पर्सनल स्किल की जरूरत नहीं है, कंटेंट के लिए पर्सनल स्किल की जरूरत है, दैट मे बी डिफरेंट, ठीक है। तो अच्छा जी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मैंने आपको बताया कि डिसीज्ड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो बाउंड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के कि वो परफॉर्म करें, अनलेस मैंने आपको बताया कि कोई यूनिक स्किल्स, कोई पर्सनल स्किल्स जो हैं जो वो पूरे नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड पार्टी जो है, अच्छा अब अगर फर्ज कीजिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं घर बना के दूंगा आपको, ठीक है, और आपने कहा जनाब आपने बना के देना है, आप किसी को ठेकेदार को सब एंगेज नहीं करेंगे, सब ठेकेदार अरेंज नहीं, एंगेज नहीं करेंगे। अब होगा क्या कि अगर मैं आपसे कहूं यार आप यूं समझ लो ये जो काम करेगा ना ऐसे ही है जैसे मैंने किया, आप कहते हैं अच्छा चल यार इसको करवा लो। अब मैंने एक सब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एंगेज कर लिया, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर आप भी मान गए, जब आप मान गए तो अब वो परफॉर्मेंस जो है वो बाया थर्ड पार्टी जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और ये होता है नॉर्मली कि जब आप लोग खास तौर पे ये जो हम ईपीसीसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है, क्या होते हैं ईपीसीसी कॉन्ट्रैक्ट? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ईपीसीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ईपीसीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, या बाल जगह ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट भी कहलाते हैं, यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। सो ये जो डैम वगैरह बनते हैं आपके, जो बड़ी बड़ी इमारत बनती हैं, ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट या ईपीसीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपकी। तो अब ईपीसीसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि उसमें क्लास लिखी होती है कि हम इसमें सब जो है कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज कर सकते हैं, और आप एग्री करते हैं तो उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर को अरेंज किया जा सकता है। तो पार्ट ऑफ द प्रोमिसेस आर फुलफिल्ड बाय अ
थर्ड पर्सन जिसे आप नहीं जानते होते, उसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे होता है। अब होगा क्या कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, काम तीसरा बंदा कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी। जो परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस क्या है कि तो जनाब जॉइंट प्रॉमिसेस की सूरत हाल कुछ इस तरह से है, अगर मैं एक आदमी कई लोगों से एक ही प्रॉमिस करूं, मतलब मैं कहूं कि जनाब अगर क्लास जो है उसने ए ग्रेड हासिल किया तो मैं हर क्लास के बच्चे को जो है वो 100 रुपया दूंगा। तो अब चूँकि मैं अकेला प्रॉमिसर हूं और आप सब प्रॉमिसेस हैं, तो आप अगर कॉन्ट्रेरी ना लिखा हो कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप सब मिलके जो है वो प्रॉमिस जो है वो मुझसे डिमांड करेंगे कि जनाब हमने सब ने ए ग्रेड हासिल कर लिया, अब आप 100 रुपया दें, वरना अदरवाइज़ सिंगली कोई जो है वो प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस ही डिमांड नहीं कर सकेगा। वो तमाम जो हैं वो मिल के डिमांड करेंगे, और ये तब उसी सूरत में डिमांड होगा जब सारी क्लास का ए ग्रेड आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब? मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि डिसीज का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल एयर्स हैं वो पूरा करेंगे। ठीक है, और अगर वो एक से ज्यादा हैं तो फिर वो एज पर लॉ ज्वाइंटली करेंगे, जैसे भी करना है उन्होंने। अच्छा जी, एग्रीमेंट और कॉन्सेंट के जरिए किस तरह डिस्चार्ज होगा कॉन्ट्रैक्ट? अभी तक अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, अच्छा, अब कॉन्सेंट और एग्रीमेंट के जरिए, यानी आपस में म्यूचुअली एग्री करके या कॉन्सेंट से किस तरह चीजों को लेके चला जा सकता है, वो क्या है? नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है नया कर देना। ठीक है, कि एक कॉन्ट्रैक्ट था उसको खत्म किया और उसकी जगह एक नया कर लिया। रिसीजन, रिसाइन करना, खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, आल्ट्रेशन, चेंज कर लिया। रिमिशन, रिमिट कर दिया, खत्म कर दिया। वेवर, छोड़ दिया, माफ कर दिया, चल जा यार, ठीक है। किसमें? ई में तो वेवर है ना, बी और डी में। रिसाइन में तो कोई एक पार्टी रिसाइन कर सकती है ना, वो कहे कि यार बस खत्म कर दो, तुम्हारी मेहरबानी, इसको रिसाइन कर देते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए, बस जो हो गया जितना हो गया चलो सही है, ठीक है ना। और ये जो तो जनाब फ़र्क ये है, फ़र्ज़ कीजिए ए ने बी को 1000 रुपया देना था और बी ने सी को 1000 रुपया देना था। अब बी ए से कहता है कि तुम अपनी बुक में जो पैसे तुमने मुझे देने थे वो सी के नाम पे क्रेडिट करके और एडजस्टिंग एंट्री पास कर दो, और ऐसे जैसे सी को तुमने दे दिए। ठीक है, तो सी जो है वो उसको कबूल नहीं करता, वो कहता है कि जनाब मैं इस चीज़ को नहीं मानता। तो अब बी ने सी को स्टिल 1000 रुपया देना है, क्योंकि बी नहीं मान रहा कि ए जो है अपनी बुक्स में एडजस्टमेंट करे। सी इस कॉन्ट्रैक्ट से, इस अरेंजमेंट से बाहर आ गया, उसने रिसाइन कर दिया इस चीज़ को, तो इसको कहते हैं रिसाइन करना। यहाँ कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, बल्कि उसने पहले वाला रिसाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं रिमिशन की। जो प्रॉमिस ही है, चूंकि परफॉर्मेंस उसने डिमांड करनी है, तो वो जो है वो ही मे डिस्पेंस विद और रिमिट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। फॉर एग्जांपल ए ने बी को कहा कि एक पिक्चर बना दो, ठीक है, या आप जो है मेरे लिए कोई काम कर दो, और बाद में वो उसे मना कर दे कि यार ठीक है बस जितना हो गया अब, तो फिर ए जो है वो जो है वो उस पे ज़िम्मेदारी नहीं होगी कि वो उस प्रोमिस को फर्दर कैरी ऑन करे। मसलन फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि यार मैं आपको एक पिक्चर बना दूंगा, आप मुझे मना कर दें कि जी ना बनाओ, तो अब जो है वो रिमिट हो गया। फ़र्ज़ कीजिए मैंने आधी बनाई थी, तो आप कहते हैं कि यार चलो जितनी बन गई इतने के पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ। या इसकी और आसान मिसाल ले लें कि फ़र्ज़ कीजिए मैंने आपको 5000 रुपये देने थे, आप कहते हैं यार आज तुम 2000 रुपया मुझे दो तो तुम्हारा डेट ख़त्म, मैं 2000 रुपया देता हूँ, डेट सेटल हो जाता है, तो इसको कहते हैं रिमिट करना, यानी कम पे राज़ी हो जाना। तो ये फ़र्क है रिमिशन का और रिसीजन का या रिसाइन करने का। वेवर, वेवर का मतलब होता है छोड़ देना। यहाँ पे आपने छोड़ा नहीं था, यहाँ पे आपने कहा था
कि जितना हो गया इतना मैंने कर दिया, इससे आगे खत्म है, ठीक है, दोबारा करेंगे देखेंगे। जो ये वेवर है इसका मतलब है मैंने आपको छोड़ दिया, जाने दिया। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा 4 एसी लगाने हैं, आपने 2 लगाए, 3 लगाए, ठीक है, चलो 1 लगाया। मैं अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, मैं कहूँ 1 लगाया, ठीक है, और ये मैं आपको बाकी खत्म कर रहा हूं मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट, आप मुझे बहुत महंगे पड़ रहे हो, मैं आपसे मजीद नहीं लेके चलना चाहता चीजें, ये रिमिट हो गया यहाँ से, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि मैंने कहा यार, आपने कहा कि बाबूजी मैं 3 लाते हैं, ठीक है, चौथा जड़ा है ना ओदी लाते मैं दिता है, पर पीछे जड़ी नाली लगी है ना वो नहीं लभदी पई। मैं अच्छा यार चल जा यार, कोई बात नहीं, नाली मैं खुद ढूंढ के लगा लूंगा, तू जा, ठीक है ना। काम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसको एक वेवर दे दिया, ठीक है। अच्छा, वेवर जो है वो और भी बहुत सी जगहों पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा हो कि तुमने अगर इतनी टाइम लिमिट के अंदर काम कंप्लीट किया तो मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। या मैंने कहा कि तुमने अगर मुझे सप्लाई करनी है तो सप्लाई इस तारीख तक कर देनी है, ठीक है। अब अगर उसने नहीं की तो वो मुझसे वेवर मांग सकता, वो मुझे कहेगा जनाब मुझे वेव कर दें, ये जो कंडीशन है इजाजत दें कि ये कंडीशन खत्म कर दी जाए, वेव कर दी जाए, ताकि मैं आपको, या कम से कम एक हफ्ते का वेवर और दे दें मुझे। वो रास्ते में जो है वो ट्रेन की पटड़ी जो है वो खाड़ दी थी किसी ने, तो ट्रेन आ नहीं सकी, जिस वजह से जो है ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। सो आप मतलब वेवर जो है वो किसी भी सूरत में मांग सकते हैं, वो मांग सकता है, आप दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज और भी है, एक आदमी ये कहे कि आपने प्रॉम्प्ट पेमेंट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉम्प्ट हो रही है, मैंने इनको ये पेंसिल दी, इन्होंने मुझे पैसे देने हैं, अब ये मुझसे कहते हैं कि सर ये अभी आप मुझसे ना लें, आप मुझसे पैसे जो है 2 महीने बाद ले लीजिएगा ना। दिस इज हाँ 25,000 रुपये, ठीक है। आप हाँ, मैंने वो एड लगाया था दराज पे सोशल मीडिया पे, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तो चलो सही हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेवर है, ठीक है, ये मैंने इसको कंडीशंस वेव कर दी, ठीक हो गया। या मैं अगर ऐसे बात कर लें कि मैंने इनसे तय किया कि यार आपने जो है ना ये सिविल मेरा ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है, और ग्रे स्ट्रक्चर में आपने जो है यहाँ पे इस तरह लोहा लगाना है। अब इंजीनियर जो है उसको मशवरा दे के यार अगर यहाँ लोहा लगाया ना तो ये जो है क्या नाम लेते हैं सही तरीके से नहीं बैठेगा, आप इसको यहाँ ना लगाओ बल्कि ऐसे करके लगाओ तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो वो आके मुझसे कहे कि जनाब आपसे मेरा तय तो हुआ था इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक कि जनाब हम ये इस तरह घर बनाएंगे और यहाँ पे इस तरह इसका जो है वो लोहा लगाया जाएगा, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो ये ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। नाउ दिस इज एन अल्ट्रेशन, ठीक है, ये अल्ट्रेशन है कि हमने चीज को अल्टर कर दिया, ठीक है। अच्छा, रिसाइन करना क्या होता है? रिसाइन करना ये होता है कि यार मैं अब मजीद आपके साथ चलना ही नहीं चाहता, खत्म करो इस बात को, ठीक है। वो अक्सर होता है ना, जा यार पैसे भी रख ले, मैं नहीं काम कराना तेरे, होता है ना ऐसे नॉर्मली। तो वो ये है बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट, नोवेशन, रिसीजन, अल्ट्रेशन, रिमिशन एंड वेवर, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या है? इंसॉल्वेंट हो गया, इनकैपेबल हो गया, इम्पॉसिबिलिटी आ गई, अच्छा, डेथ हो गई जनाब, ठीक है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यूनिक स्किल थे, डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इंसॉल्वेंट हो गया, पेमेंट ही नहीं कर सकता, अब वो
आप में से कोई पूछ रहा था मुझसे कि अगर वो उसके जो मतलब लीगल ईयर्स हैं वो पेमेंट नहीं कर सकते तो क्या होगा, तो दे हैव टू फाइल फॉर एन इंसॉल्वेंसी। ठीक है, अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द रिटर्न एग्रीमेंट। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 1.5 लीटर की पानी की बोतलें सप्लाई करें 1 लाख बॉटल्स, ठीक है, प्योरिफाइड वाटर की। ठीक है, अब आपने छोटी वाली करनी शुरू कर दी, 1.5 लीटर की बजाय आपने आधे लीटर 500 ml वाली शुरू कर दी। नाउ यू हैव altered the terms of an agreement without my consent। ठीक है, अभी इससे पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्सेंट के जरिए अल्टर किया जा सकता है, लेकिन अगर मेरी कॉन्सेंट नहीं है और अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन किया आपने तो फिर कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा। आइडेंटिटी ऑफ प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, ब्रीच, पैसे ले नस गए, चीज नहीं दी, तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट को, आधा काम किया। ठेकेदार होता है ना, भाग जाते हैं बाल दफा, आपको पता है, घर बनाते हुए ठेकेदार भाग जाते हैं, आप ढूंढते फिर ठेकेदार किधर गए, ठेकेदार गायब हो गया, नहीं आ रहा, खत्म हो जाए। ठीक है, when a party having duty to perform a contract fails to do that or does an act whereby the performance of the contract by him becomes impossible or he refuses to perform the contract, there is said to be a breach of contract। क्या क्या चीजें हैं? He fails to do, does an act thereby rendering the performance impossible, or he refuses to perform the contract। ये 3 चीजें हैं। ठीक है, ये 3 चीजें, 1 2 और 3। ठीक है, on the breach of contract by one party the other party is discharged from his obligation to perform his part of obligation। यानी अगर मेरा आपका तय हुआ था कि मैं आपको ये पेंसिल बेचूंगा और आप मुझे पैसे देंगे, आप पहले एडवांस पैसे देंगे तो मैं आपको पेंसिल दूंगा, अगर आप मुझे एडवांस पैसे ही नहीं देते हैं पूरा यार 100%, ठीक है 25 पूरा, अगर वो 25,000 नहीं देते तो मैं भी बाउंड नहीं हूं कि ये पेंसिल इनको दूं, उन मैं नहीं दे रहा। ठीक है, चलो रेमेडीज क्या हैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे। मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पहले रिफ्यूज कर दे, रिफ्यूज टू परफॉर्म है, ठीक है, फेल्स टू परफॉर्म, ठीक है, और तीसरी क्या है, रेंडर्स परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। ऐसा कोई एक्ट कर दे, कोई ऐसा काम कर दे जिससे परफॉर्मेंस पॉसिबल ही ना रहे, तो वो उसके बाद अब क्या है, मेरे पास ऑप्शन क्या है। अभी पीछे आपने पढ़ा कि अगर ऐसा कोई काम होता है तो जो दूसरी पार्टी है उसके पास ऑप्शन होती है कि वो भी अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस डिस्चार्ज या पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज ना करे। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप मना कर दें। मना करने को क्या कहते हैं, रिसीजन, रिसाइन करना। ठीक है, आप कोर्ट में जा सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, आपने मुझे पैसे दे दिए, मैंने पेंसिल नहीं दी, आप कोर्ट में जाके कहेंगे इसको कहें मुझे पेंसिल दे, मैंने पैसे दे दिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। इंजंक्शन ले आ सकते हैं मेरे बारे में, आप कोर्ट से इंजंक्शन ला सकते हैं कि इसको रोका जाए, ये पेंसिल मेरी है, ये किसी और को ना बेचे,
ये देखें, ये मेरा इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये मैंने इसको पैसे दे दिए, ये पेंसिल मेरी प्रॉपर्टी है, इसको रोका जाए, अगर इसको ना रोका गया तो ये पेंसिल किसी और को बेच देगा और मुझे इररिपेरेबल लॉस जो है वो होगा। तो उसको बचाने के लिए मुझे जो है वो इंजंक्शन दे, ठीक है। स्टे होता है इंटरिम इंजंक्शन। इंटरिम का मतलब होता है मिड वे, ठीक है, प्रोविजनल, पार्ट वे, ठीक है। अच्छा, इंजंक्शन भी हो गई। क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट क्या होता है कि यार जितना मैंने कर दिया ना इतने तो मुझे पेमेंट दो ना। अगर मैं रीजनेबली करता, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने मुझे हायर किया कि मेरा घर बना दो, अब मैं उसका घर बना रहा हूँ, उसने मुझे एडवांस दिया 20%, वो एडवांस मैंने पूरा लगा दिया, अब मेरी जेब से पैसा लग रहा है, ठीक है, और मैं वेट कर रहा हूँ कि यार ये अगला 20% मुझे दे तो मैं पेमेंट्स करूं। तो मैं देखता हूँ यार ये तो बिल्कुल ही यानी सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, ये तो पेमेंट करने को तैयार ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार जितना मैंने काम कर दिया ना मेरा भाई, इसके पैसे मुझे दो और बस सलाम, मैं जा रहा हूँ। आप अपने रास्ते खुश, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, ठीक हो गया। इसे कहते हैं क्वांटम मेरिट। डैमेजेस, डैमेजेस क्या है? अब फॉर एग्जांपल मैंने आपसे चीजें लेनी थी और आगे बेचनी थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि इन्होंने चीजें दी ही नहीं, उसकी वजह से उसने पकड़ के मुझ पे सू कर दिया, मुझे सूट फाइल कर दिया, आपने इन पे कर दिया कि मैं फिर इन पे करूंगा। मैं कहूंगा भाईजान मेरी तो गलती है ही नहीं। हाँ, बस वो डोमिनो इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है, या फर्ज कीजिए कि मैंने आगे चीजें बेचनी थी और वो मैं बेचता तो मुझे प्रॉफिट होना था, अब वो प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने मुझे टाइम पे माल नहीं दिया। तो अब मैं कहूंगा कोर्ट से, जनाब इनके टाइम पे माल ना देने की वजह से इन्होंने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ है। इनको कहा जाए कि मेरा नुकसान पूरा करें, उसे कहते हैं डैमेजेस क्लेम करना, ठीक है। यहां तक बात समझ आई किसी को? अभी अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई, आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो वही स्लाइड मेरा ख्याल है रिपीट हो गई। ओए वाह वाह, ठीक है, टाइम से पहले नहीं, सुकून, ठीक है। अब मैंने आपसे ये कहा था जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम एक और काम करेंगे। क्या काम करेंगे? हम अब सिर्फ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। हम एग्जांपल्स देखेंगे कि बेयर एक्ट के अंदर एग्जांपल्स हैं क्या, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब हमने ये पढ़ा था वॉइड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और वाइड एग्रीमेंट, ये जब हमने पढ़ा था तो हमने एक बात की थी कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है, कॉम्पिटेंसी टू द कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। कॉम्पिटेंसी कब थी कि मैंने आपको बताया कि एक आदमी जो है ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते हुए वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते हुए वो ऑफ साउंड माइंड था, सैनिटी प्रिवेल्स इन दैट केस, तो वो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। अब अगर हम इधर आए तो यहाँ मैंने आपको दिखाया कि इलस्ट्रेशन दी हुई है क्या, a patient in a lunatic asylum who is at intervals of sound mind may contract during those intervals। एक बंदा जो पागल खाने में है, हाँ पागल ही है, ठीक है। वो किसी ने कहा कि एक साहब ने भेजा था कि मैं ना पागल खाने जाता होता हूँ, पागलों के डॉक्टर से मिलता होता हूँ, एक बंदे ने लिखा हुआ था। उसने कहा कि मेरे दो दोस्त हैं, उन दोनों पागलों के डॉक्टर हैं,
तो एक जो है वो एलीट क्लास के पागलों का डॉक्टर है और एक जो है ना वो नॉर्मल क्लास के पागलों का डॉक्टर है। कहता तो एक दिन मैं उसे मिलने गया ना, तो वहां पे इटालियन सूट पहने हुए एक बड़ा बेहतरीन पीएचडी डॉक्टर वो पागल हो गया था, और वो बड़े बड़े ही रसान के साथ, बड़े ही जिसे कहते हैं ना इन हमाक के साथ माँ बहन की गालियां दे रहा था डॉक्टर साहब को, और इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में। कहता डॉक्टर साहब सुन रहे थे। कहता डॉक्टर साहब के चेहरे पे शिकन भी नहीं आई। तो सुनो ना, डॉक्टर साहब के चेहरे पे शिकन भी नहीं आई। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। उसके बाद जब वो थक गया ना गालियां देके, तो उन्होंने अपने अटेंडेंट्स को इशारा किया कि इसको उठाओ और ले जाओ। वो कुर्सी समेत उठा के ले गए। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, कहते हैं मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब ये पागल जो है इसने आपको इतनी गालियां दी, आपने इसे जवाब में कुछ नहीं कहा। कहने लगा यार इसीलिए तो नहीं कहा कि वो पागल है, कि मैं इसको ये जानते हुए भी कि वो पागल है जवाब दूंगा तो इसका मतलब है मैं इससे बड़ा पागल हूं। ठीक है, पागलों की बात का जवाब नहीं दिया जाता। तो ये बात वो कहता है कि कहता है तो डॉक्टर साहब, कहता है तुसी गौर करोगे ना, कहता है अब मैं तो पागल खाने ज्यादा नहीं जाता था, कहता है नहीं लोड़ नहीं हैगी पागल खाने जान दी, तुसी देखोगे ਤੁਹਾਡੇ इर्द गिर्द बथेरे पागल होने। ठीक है, यानी आपके इर्द गिर्द भी बहुत से पागल होंगे। तो आपको, और फिर ये बात जब मैंने कुरान पढ़ते हुए देखी कि जब कोई जाहिल तुमसे बहस करे तो उससे बहस मत करो, उसे कहो तुम पे सलामती हो, वस्सलाम, उसे सलाम करो और निकल जाओ। जाहिल से बहस की इजाजत कुरान में भी नहीं है। ठीक है, सो ये बात समझ आई। फिर वो कहता है कि इसी तरह वो मैं जो गरीबों का डॉक्टर था उसके पास गया, तो वहां पे एक साहब थे, तो वो जो है उन्हें ये खब था कि मैं जो है खालिक हूँ, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला हूँ। तो जब तक उन्हें कोई बारी ताला कह के मुखातिब नहीं करता था वो किसी की बात नहीं सुनते थे। उन्होंने फैसला किया हुआ था कि वो क़यामत लेके आएंगे। तो कहता है मैंने उनसे कहा कि हजूर बिल्कुल क़यामत आनी चाहिए। वो कहता है देखो ये कौम है इस काबिल जिस पे क़यामत ना आए। मैं कहा हजूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहते इतने इतने सालों में, इतने पागलों में तुम मुझे वाहिद आदमी सही मिले। तो कहता कि फिर वो उस पागल से जो है ना तय ये हुआ कि मैं उसे रोज विजिट करूंगा और गोल्ड लीफ की एक डिब्बी ला के दूंगा, तब वो डिसाइड करेगा कि क़यामत आनी कि नहीं। ठीक है, वो जो पहला वाला पागल था उसको जब वापस लेके उसे फिर से गालियां दी। अब ये मुझे नहीं पता कि दी या नहीं दी। ठीक है, अब तुम वो ना करो, वो गए पाकिस्तानी गया ना सऊदी अरेबिया, तो लड़ाई हो गई किसी अरबी से, उसने गालियां देनी शुरू की। वो हाथ बांध के खड़ा, कहना बड़ा नेक आदमी, मैं गाला कटियां वो अगो मैंने कुरान सुना। ठीक है ना। सो अ सेन मैन who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of the contract, यानी वो इतना ज्यादा लिक्वर के नशे के जेरे असर है या किसी और भी चीज के नशे के जेरे असर है कि वो अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं कर सकता। तो उस सूरत में जो है वो, अगर उस सूरत में कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट उस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह अब ये देखिए कोअर्जन की एग्जांपल्स जो हैं वो दी हुई हैं कि ए ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप on the high seas causes B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under the Pakistan Penal Code. A afterwards sues B for breach of contract at Karachi. A has employed coercion, although his act is not an offense by the law of England, and although section 506 of Pakistan Penal Code was not in force at the time when the place where the act was done. अच्छा ये अब चीजें ना इंटरनेशनल लॉ जो है वो इट्स ट्रांसफॉर्मिंग। पहले ये होता था कि अगर आप इंडिपेंडेंट वाटर्स में चले गए, इंडिपेंडेंट वाटर्स होते हैं जहाँ पे किसी की सरहद नहीं होती, ठीक है ना, आपकी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है ऑन सीज
कोई खास लिमिट तक होती है, 100 किलोमीटर तक फर्ज कीजिए है, उससे बाहर निकल गया। अब आप ओपन सी में है, किसी की भी जो है वहां पे टेरिटोरी नहीं है। अब वहां पे जहाज आपका एक जजीरे में रुकता है, जिस जजीरे पे किसी का कानून नहीं लगता, वहां पे कोई बंदा किसी बंदे को गन पॉइंट पे कोई एग्रीमेंट साइन करवा लेता है, तो अब वहां पे तो लॉ ही नहीं लग रहा जिस जगह वो काम हुआ। ठीक है, इसी तरह पहले अगर आप जो है वो बहरी जहाज में सफर कर रहे होते थे और वो ओपन सीज में होता था, तो वो समझते थे कि यार ये चूंकि ओपन सी में एक काम हुआ है तो यहाँ पे किसी का लॉ नहीं लगता। लेकिन फिर बाद में डिसाइड किया गया तो वो जो जहाज है वो जिसका फ्लैग कैरी कर रहा होगा उसी का लॉ लगेगा। वो कंसीडर किया जाएगा कि ये उस मुल्क की सरजमीन है। ठीक है, अब चूंकि पाकिस्तानी लॉ नहीं लगता, लेकिन ये पाकिस्तानी सिटीजन के खिलाफ अगर एक्ट हुआ है और क्रिमिनल कोड उसको रिकॉग्नाइज करता है, कोग्नाइजेंस है उसकी, तो फिर वो गिना जाएगा कि यार ये एक कोअर्जन हुई है। लेकिन अगर पाकिस्तानी लॉ कोग्नाइजेंस नहीं करता उसकी, तो फिर कोअर्जन नहीं हुई होगी। लेकिन अगर वो किसी ऐसी जगह पे है जहां का लोकल लॉ उसे एज एन एक्ट जो है वो कोग्नाइज करता है, कोग्नाइजेंस है, तो फिर वो उस मुल्क के हिसाब से जो है वो क्राइम होगा और कोअर्जन उस मुल्क के हिसाब से हो जाएगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है, इसकी इलस्ट्रेशन आप देखें कि ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। बच्चा था बी, उस दौरान अब्बा जान ने बी को कुछ पैसे दिए। Upon B's coming of age, obtains by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than the sum due in respect of the advance. A employs undue influence। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा था यार, वो बाप कहता है कि पुत्र जे तू अपने निके भरा नूं है जमीन 5 लाख रुपए दी ना बेची ते मैं तेरा प्यो ने मैं आग कर दूंगा। अब वो बेचारा इन्फ्लुएंस में आके 5 लाख रुपए, 50 करोड़ की जमीन 5 लाख रुपए में दे देता है। तो दिस इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये इसी तरह इसकी बाकी भी हैं। अब फ्रॉड आ जाए, फ्रॉड की इलस्ट्रेशन देखें। ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी, ऑक्शन के जरिए बेचा है ए ने बी को अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड। ए को पता है, ए को पता है कि वो घोड़ा पागल है, ठीक है, लेकिन उसने बी को बेच दिया, ऑक्शन में बेच दिया। ठीक है, बी चेक भी नहीं कर सका, उसने बेचारे ने बोनाफाइड कंसीडर करते हुए कि यार ठीक ही होगा ये बेच रहा है, तो वो जबकि उसमें खराबी थी उसने बेच दिया। और ये जानते हुए बेचा कि मेरा घोड़ा काबिल नहीं है बेचने के, इसलिए बेचा कि मेरी जान इससे छूट जाए और ये किसी तरीके से मैं दूसरे के साथ डाल दूं। तो अब ये क्या है कि ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस, दिस इज नॉट अ फ्रॉड इन ए। मैं बताता हूं ना आपको। अब ये देखिए, जब आपने मुश्तरी होशियार बाश सुना कभी? मुश्तरी होशियार बाश, ये लिखा होता ना, पढ़ा किसी ने? हाँ, देखें जो बंदा परचेज कर रहा है ना, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो चीजों को अच्छे तरीके से देखे। उसे किसी ने रोका नहीं है कि वो घोड़े को जाके चेक ना करे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे होता है ना, नॉर्मली जमीन आ जाती है, वो रोड बन रही है गवर्नमेंट की, तो जमीन जो है वो आपकी उसमें आ जाती है, गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, उसे कहते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन। तो अब वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत होती है। तो वो अगर आपको पता लग गया कि आपको सुन मिल गई कि वो जो है गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है और दूसरे बंदे को आप कुछ भी नहीं बोलते, यहाँ पे आपने मतलब
बोला कुछ नहीं। एक है कि मैं बोलता यार देखो कितना अच्छा घोड़ा है, जवान घोड़ा है, सेट है, तब मेरा मकसद था उसको डिसीव करना। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं कहा, ना मैंने कोई पॉजिटिव असर्शन दी ना नेगेटिव असर्शन दी, तो मैं उसकी डिसीजन मेकिंग पे असरअंदाज नहीं हुआ। अब आपकी सवाल का जवाब जो है वो ये है कि मैंने कोई असर्शन नहीं दी यहाँ पे। लेकिन अगर मैं असर्ट करता इस व्यू के साथ कि इसको मैं घोड़ा बेच दूं, तो यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था मिस रिप्रेजेंटेशन में और फ्रॉड में डिफरेंस किस चीज का है, इंटेंशन का। सो वहां पे इंटेंशन हो जाती मेरी फ्रॉड के लिए। देखिए क्राइम जो होता है ना, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये जो क्राइम है ना, इसके दो हिस्से होते हैं। एक चीज होती है एक्टस रियस और एक होती है मेंस रिया। ठीक है, एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस क्या है, वो जो काम हुआ। मेंस रिया क्या है, वो इंटेंशन जिसके साथ काम हुआ। मसलन मैं चेक कर रहा था, एक फायरिंग रेंज में खड़ा हुआ, फायरिंग रेंज में भोंपू बोलते हैं, आपको पता है ना, जब फायरिंग शुरू करने लगते हैं आप, तो वो सायरन से जो है वो सबको जो है वो वार्न करते हैं कि अब आप फायरिंग रेंज में ना हो। अब वो जो फायरिंग रेंज में वो सायरन बजे, सारा कुछ हो गया, ऐलान हो गया मेगाफोन पे कि कोई यहाँ ना आए, उसके बावजूद कोई घुस गया, मैं फायर कर रहा हूँ, वो जाके उसको लग गया, तो मेरी इंटेंशन कभी भी नहीं रही कि मैं उसको मारूं। ठीक है, उसको लग गया, तो अब ये चूंकि, और अगर फर्ज करें वो मर भी गया, तो मेरा मकसद तो उसको मारना नहीं था, मैं तो फायर कर रहा था सामने टारगेट पे। तमाम प्रिकॉशंस ली गई थी दैट इन रीजनेबल कोर्स ली जा सकती थी। तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि चूंकि इंटेंशन नहीं थी मारने की, तो ये क्राइम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं घर से निकला के आज ते मैं जड़ा है ना मार के छड़ना फलाने, XYZ कोई भी था, उसको सोच के निकला मारना मैंने, अब मैंने उसको मारने के लिए गोली चलाई, ठीक है, और गोली उसको लग गई, तो मैं घर से ये सोच के चला था मैंने इसको मारना है, इसे कहते हैं कत्ले अमद, कि अमदन मैंने ये काम किया। ठीक है, या वो एक होता है कत्ले शुबा, यानी होता ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसकी मिसाल देता हूँ, B is A's daughter and has just come to an age. Here the relationship between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. ठीक है, अगर अपनी ही बेटी को बेच रहा है तो अब उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो बताए बेटी को। ठीक है, क्योंकि बेटी जो है उसका एक ट्रस्ट है अपने वालिद पे, उसका एक ट्रस्ट है अपने वालिद पे, वो वालिद इस पोजीशन में है कि उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो इसलिए वालिद की जिम्मेदारी है कि वो पहले बताए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे अगर इस्लामी हिसाब से देखा जाए तो इस्लाम में चीज बेचने से पहले बताया जाता है, क्योंकि अगर आपने मैसरा वाला वाकया सुना हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश हो गई तो जो गीला सामान था वो अलहदा करवा दिया था और खुश सामान अलहदा करवा दिया था, दोनों की कीमतों में फर्क था। तो लोगों ने पूछा कि कीमतों में फर्क क्यों है, तो वो बताया गया कि ये गीला हो चुका हुआ है थोड़ा, ये ऐसे है, तो वो इस वजह से डिफरेंस इन रेट्स है। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन जो है, पॉजिटिव असर्शन वो मैंने आपको बता दिया था। अब वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसेंट, ये देखिए, A intending to deceive B falsely represents that 500 months of indigos are made. अब ये हम बात कर रहे हैं voidability की, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है voidable कब होते हैं, जब कंसेंट फ्री ना हो। ठीक है, कंसेंट कब फ्री नहीं होती, मैंने आपको बताया, जब वो कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन या आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसकी वजह से फ्रॉड, इसकी वजह से वो हो। अब वो उसकी मिसालें यहाँ पे देखें कि ए ने बी से कहा कि मेरी फैक्ट्री में 500 मन इंडिगो बनता है हर
से साल। लेकिन जब बी ने फैक्ट्री ले ली तो पता लगा जनाब कि इंडिगो तो सिर्फ 100 मन बनता, तो उसने झूठ बोला। तो अब बी के पास ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाए, क्योंकि बी को झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया। ठीक है, सो ये आपका आ गया। उसके बाद जैसे ये मैंने आपको बताया था कि वो अगर आपका जो अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है उसको कोर्ट सेट असाइड कर सकती है। तो अब आप देखें कि ये एग्जांपल दी हुई है कि ए सन हैज फोर्ज्ड बीज नेम टू अ प्रोमिसरी नोट। ए के सन ने बी का नाम प्रोमिसरी नोट पे फोर्ज किया। ठीक है, बी अंडर द थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ए सन ऑब्टेन्स अ बॉन्ड फ्रॉम ए। अब मुझे तो अगर फर्ज करें मेरा बेटा इनके साथ कोई फ्रॉड करता है और इनका नाम किसी प्रोमिसरी नोट पे लिख लेता है और ये मुझे धमकी लगाते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को अंदर करा दूंगा, तुम इसने 100 रुपए का प्रोमिसरी नोट साइन किया, तुम जो है ना मुझे फौरी तौर पे 1000 रुपए का बॉन्ड साइन करके दो। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस किया उसने मेरे बेटे की वजह से, तो इसको कोर्ट सेट असाइड कर देगी, इस बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, या अक्सर आप सुनते हैं ना कि वो महाजन जो होते थे वो क्या करते थे, किसानों को सूद पे कर्जे देते थे और आहिस्ता 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 सूद इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि किसान को इवेंचुअली जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी और एंड ये होता था कि जमीन जो है वो महाजन के पास चली जाती थी। सो दैट वाज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, कि वो फॉर एग्जाम्पल वो कहे कि मैं तुम्हें दे तो 100 रुपया रहा हूं लेकिन बॉन्ड तुम 400 रुपए का भरो वरना मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अब वो बेचारा 400 का बॉन्ड इसलिए भर रहा है कि अगर वो नहीं भरेगा तो उसकी जरूरत पूरी नहीं होगी, मारा जाएगा, कोई बहुत ज्यादा उसे लॉस हो जाएगा, तो वो बेचारा मजबूरी की हालत में एक्सप्लॉइट होते हुए वो बॉन्ड भर देता है। तो उससे क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस कोर्ट उसको सेट असाइड कर देगी।